नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं झारखंड की नई नियोजन नीति के बारे में। जैसे मैंने पहले एक वीडियो उस पर डाल चुका हूं और उस पर काफ़ी लोग उसको देख चुके हैं, उस पर कमेंट कर चुके हैं, लाइक्स भी कर चुके हैं। उसके लिए मैं तमाम दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैंने उस वीडियो में कहा था दोस्तों कि जब इसका हार्ड कॉपी आएगा या जब इसका गज़ट प्रकाशित होगा तो उसको लेकर मैं फिर से एक बार आपके पास आऊँगा। और आज मेरे हाथ में उसका गज़ट का कॉपी हाथ लग चुका है दोस्तों। आज मैं उसके बारे में डिटेल से फिर आपके बराबर बताऊँगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। उसके बारे में चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर लगातार आप इस चैनल में बने हुए हैं, आपका प्यार आपका अपनापन लगातार मुझे दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई भी ग्रुप हो उसमें इसको ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य स्टूडेंट या अन्य झारखंडियों तक पहुंचा जा सके और झारखंडी इसके बारे में अच्छी तरह से जान सके दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज काम ये है दोस्तों, ये जो झारखंड गज़ट है हम सब जानते हैं कि कैबिनेट में फैसला लिया गया था नई नियोजन नीति। और जो नई नियोजन नीति जो 2016 में जो रघुवर दास जी की सरकार में बनाई गई थी उसको अब उसमें कुछ सुधार किया गया, उसको बदल दिया गया है पूरी तरह से और उसमें नया कुछ नियम जोड़े गए हैं और इसको प्रकाशित किया गया दोस्तों। गुरुवार 12 अगस्त 2021 को इसको जारी किया गया है। इसका संक्षिप्त जो नाम दिया गया है, अब जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 का नाम इसका रखा गया है। पहले या 2015 का नाम रखा गया था, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2015 स्नातक स्तर तक का इसका 2015 का नाम था, संशोधित 2016, जिसको बदल करके अब सिर्फ 2021 कर दिया गया है दोस्तों। और इसका जो विस्तार होगा दोस्तों वो संपूर्ण झारखंड में राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। जिस दिन ये गज़ट में प्रकाशित हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 12 अगस्त 2021 को इसको प्रकाशित किया गया है, यानी कि आज से यह पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। वही कहते थे तो दूसरा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर का संचालन नियमावली 2015 के नियम 5 पात्रता अहर्ता का निर्धारण की कंडिका 2 में निम्नलिखित प्रावधान है। यानी कि जब रघुवर दास की सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई थी उसमें 2015-16 में जो नियम था, अभ्यर्थियों की जो पात्रता का जो अहर्ता था वो था दोस्तों कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी कि कहा गया था कि 2000 जो जिस प्रकार से कोई अगर जेएससीसी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है उस अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसको इस प्रकार से अब निम्नवत प्रस्तावित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि नई सरकार जो अभी जो हेमंत सोरेन सरकार ने बनाई है वो ये बनाया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि पहले जो मैट्रिक पास कर लेते, चाहे कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से पास किए, किस स्कूल से पास किए हैं, ये नहीं देखा जाता था, क्योंकि झारखंड सरकार ने जिन संस्थानों को, जिन स्कूलों को मान्यता प्राप्त दिया है, आपको मैट्रिक या 10+2 उन्हीं संस्थानों से आपको पास करना ज़रूरी है। यानी कि रामेश्वर उरांव ने जिस प्रकार से कहा था कि झारखंड के जो लोग हैं, जो स्थानीय हैं, जिनको खतियानधारी हैं, अगर वो बाहर से भी मैट्रिक पास करते हैं तो वो परीक्षा दे सकते हैं।
इसको आज इस गजट का जो हार्ड कॉपी आया है दोस्तों, इसने झुठला दिया है। यानी कि रामेश्वर उरांव जी ने जिस प्रकार से कहा था कि दे सकते हैं, यह गजट यह कहीं से यह नहीं बताता है कि जो झारखंडी यानी कि जो झारखंड के रैयती हैं या यहाँ के खतियानधारी हैं, अगर उनके बच्चे बाहर से पढ़कर आते हैं तो भी वह परीक्षा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों या स्कूलों से उनको पास करना जरूरी है। हालांकि यह नियम जिनको आरक्षण प्राप्त है यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, जो आदिवासी हैं या दलित हैं या ओबीसी के तहत जो आते हैं, उनको इस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि इसको उस पर शिथिल कर दिया गया है, यानी कि वो कहीं से भी मैट्रिक पास करके आए उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित उम्मीदवार जिनको आरक्षण की जो सुविधा है वो प्राप्त नहीं है उन पर यह लागू होगा। यानी कि रामेश्वर उरांव ने कहा था इसमें बदलाव किया गया है, बदलाव अभी तक नहीं किया गया दोस्तों। आज 13 तारीख है और कल 12 तारीख है, कल ही गजट को प्रकाशित किया गया है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर का संचालन नियमावली 2015 के नियम 7 के उपधारा 4 में निम्नांकित प्रावधान था। यानी कि 2016 में जो रघुवर सरकार ने जो बारी बनाया था उसमें यह था, उसके जो नियम 7(4) में वो राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यह निर्धारित न्यूनतम अर्हता लागू होगा। न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। यानी कि उसमें कहा गया था कि अगर जो कट ऑफ मार्क्स या कहे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर उससे नीचे के चाहे वो एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, आपके आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग है, चाहे अनारक्षित वर्ग हैं, जो निर्धारित किया गया है उससे अगर कम मार्क्स लाया जाएगा तो उनका पर विचार नहीं किया जाएगा, उसका चयन नहीं किया जाएगा। उस पर जो नई सरकार है को निम्नवत प्रस्तावित किया जाता है। उस पर सुधार करते हुए क्या लिखा है कि 7 जो कंडिका 7 के चौथा पाठ के क में इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत निर्धारित किया गया। यानी कि जो न्यूनतम जो मार्क्स है वो लाना ज़रूरी है, वो इस प्रकार से है, जो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड, जिसमें जनरल कैटेगरी जिसको कहा जाता है, उनको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% लाना ज़रूरी है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए जो है उनको 32% अंक लाना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर महिलाओं में यहाँ पर कैटेगरी नहीं बांटा गया कि वो आदिवासी या ये होंगे, सभी महिलाओं को 32% अंक लाना ज़रूरी किया गया है दोस्तों। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहा जाता है उसको 34% अंक लाना ज़रूरी है। वहीं पिछड़ा वर्ग जो 2 में है, एनेक्सर 2 में जो होता है उसको 36.5% लाना अनिवार्य है। वहीं आदिम जनजाति समूह जो विलुप्त है, यहाँ पर असुर है, बिरंजिया है, बहुत सारे आदिम जनजाति हैं, उनको 30% अंक लाना ज़रूरी है। तो वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS को भी 40% मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको और जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, दोनों को ही 40% अंक लाना ज़रूरी है। मुझे लगता है जहाँ केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को लाभ उठाने के लिए 10% का आरक्षण दिया था ताकि ये वर्ग भी अच्छी तरह से नौकरी प्राप्त कर सके, अपने आजीविका का जीवन कर सके, अपने आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ा सके या उनको पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर सके, मुझे लगता है उसको अनारक्षित कैटेगरी में ला करके हेमंत सोरेन सरकार की एक बड़ी भूल हो सकती है दोस्तों। इसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं विरोध होगा। उसके बाद दोस्तों जो पत्र के हिसाब जो परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 3 पत्र बनाया गया है, जिसमें पहला पत्र है दोस्तों, इसके पहले भी मैंने बता चुका था, इसमें भाषा ज्ञान में जिसमें इंग्लिश और अंग्रेजी को भाषा के रूप में रखा गया है और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा
इसमें 30% यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही जोड़ करके 30% अंक लाना जरूरी है। और इस पत्र में जो अंक लाया जाएगा 30% का, उसको मेधा सूची में जो फाइनल लिस्ट बनेगा उसमें इस अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी भाषा में कहे तो क्वालिफाइंग मार्क्स है या इसको स्क्रीनिंग है या दोस्तों का टेस्ट है दोस्तों। दूसरा ग में लिखा गया दोस्तों पत्र 2 यानी कि चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो 12 भाषाओं जो बनाया गया है उसमें 30% अंक लाना सभी लोगों को जरूरी किया गया है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों पत्र 3 जो है उसमें सामान्य ज्ञान जो है जिसमें 30% अंक लाना वहां भी जरूरी किया गया है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पत्र 2 में जो कहा गया है चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं पत्र 3 सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम 7वीं खंडिका 7 के 4 उपधारा 4 का क के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा जो पत्र 2 है और पत्र 3 सामान्य ज्ञान है, इन्हीं दोनों को जोड़ करके ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि पत्र 1 अंग्रेजी और हिंदी के मार्क्स को इस पर नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं दोस्तों नंबर 4 में है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 के नियम 7 का उपधारा 4 में नामांकन प्रावधान था। यानी कि 2015 में जो नियोजन नीति था उसमें क्या था, आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता या अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा। यानी कि जो जांच का जो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था उसको कर सकेगा का नियम था वहाँ पर 7 का चौथा में को उसको निम्नलिखित परिवार तो उसमें जो प्रस्तावित किया गया है प्रतिस्थापित किया गया है वो इस प्रकार किया गया है। आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। प्रारंभिक परीक्षा जांच कर सकेगा, पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा है। इसमें अभ्यर्थी के सफल हो जाने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहा गया है। यानी कि आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का जो सफल हो जाएंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा शायद। उसके बाद है दोस्तों 5 नंबर में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015-16 के नियम 7 खंडिका 7 के 10वां उपधारा में निम्नांकित प्रावधान है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातक समकक्ष एवं अन्य अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। उसको वर्तमान हेमंत सरकार की सोरेन की सरकार ने उस पर जो सुधार किया है वो ये है कि मेधा सूची में अगर एक से अधिक उम्मीदवार यानी कि जो नंबर आता है, मान लीजिए कई ऐसे उम्मीदवार जिनकी सेम मार्क्स आ जाए, अब उसके अगर मेधा सूची बन रहा है तो उसके लिए निर्धारण कैसा किया जाएगा। तो मेधा सूची में अगर एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक इक्वल रह जाए रहने पर मेधा के निर्धारित उम्मीदवारों की जन्मतिथि के अनुसार, यानी कि जिस कैंडिडेट का उम्र ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए 2 ऐसे ए और बी 2 कैंडिडेट है, उनकी प्राप्तांक जो है समान है, यानी कि सबको जोड़ करके मान लीजिए 300 अंक दोनों ले आते हैं। अब दोनों में से किसी एक को चुनना है क्योंकि वह संख्या जो होता है उसे अगर एक ही में आगे जा सकता है, तो वैसे इस जगह पर उनकी जन्मतिथि को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी उम्र कम होगी उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है, मान लीजिए कोई ऐसे भी उम्मीदवार हो जाएंगे जिनका जन्मतिथि और प्राप्तांक दोनों ही समान हो जाएं, तो उस हालत में स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में, यानी कि अब उसका प्राप्तांक देखा जाएगा कि आप स्नातक स्तर पर कितने मार्क्स लाए थे, उसके आधार पर आपको फिर चयन किया जाएगा। जिसका मार्क्स जिसका प्राप्तांक अच्छा होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। अर्थात स्नातक समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा।
छठा नंबर पे है दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 के नियम 8 के का उपधारा 1 में निम्नलिखित प्रावधान है 2015-16 का रघुवर जी के सरकार के समय में। परीक्षा का स्वरूप जो उसमें बनाया गया था वो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी परीक्षा था और मुख्य परीक्षा लिया जाना था रघुवर जी के सरकार के समय में। परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 से अगर कम उम्मीदवार आते हैं, हम सब जानते हैं अगर 1,000 के पोस्ट के लिए परीक्षा ली जाती है तो उसका 15 गुना प्रारंभिक परीक्षा में चुना जाता है, यानी कि 15,000 कैंडिडेट। लेकिन अगर टोटल 15,000 से कम अभ्यर्थी आवेदन देते हैं तो पीटी परीक्षा नहीं लेने का प्रावधान पहले वाले जो नियम था उस पर था दोस्तों। उस पर वर्तमान सरकार ने जो नियम बनाया है वो ये है कि अब परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, चाहे अभ्यर्थी जितना हो, 15,000 से कम हो या 15,000 से ज़्यादा हो, यानी कि पीटी परीक्षा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। 7वां नंबर पे जो सुधार नियम जो है दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 यानी कि फिर से कर रहे हैं रघुवर दास जी की सरकार के समय में नियम 10 के नियम के प्रावधान है दोस्तों। पत्र 2 यानी कि हिंदी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके लेकर के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया, यानी कि रघुवर जी के समय में हिंदी को और अंग्रेजी को भी द्वितीय भाषा के पेपर में शामिल किया गया था, जिसको स्थानीय जनजातीय भाषा के रूप में परीक्षार्थी उसको अपने चुन सकते थे। उस पर वर्तमान सरकार ने परिवर्तन करते हुए किया है दोस्तों, प्रतिबंध के क्या है कि अब 12 भाषाओं को ही चिन्हित किया है, जिसमें जो 12 भाषा है इसी में से किसी एक भाषा को विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी चुन सकते हैं। ये भाषा है दोस्तों आपका उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और उड़िया भाषा को 5 स्थानीय भाषा के रूप में इसमें चिन्हित किया गया है। हालांकि दोस्तों जिस प्रकार से बंगला भाषा को और उड़िया भाषा को शामिल किया गया है, इसका लाभ बंगाल के जो पुरुलिया है, चाहे मिदनापुर है, बांकुड़ा है, इस क्षेत्र के लोग जो इसे सटे हुए हैं, या आपके साहेबगंज है, गोड्डा है, या धनबाद एरिया से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, जो सीमा में रहते हैं, बंगाल और बिहार के झारखंड के सीमा में रहते हैं, वहाँ के छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम उड़िया भाषा को भी देखें तो इधर आपका पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में या सिमडेगा क्षेत्र में जो उड़ीसा से लगे हुए बॉर्डर हैं, वे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा देने को जो कहा गया था कि जो भी यहाँ से मैट्रिक पास करेगा, यार हम सब जानते हैं दोस्तों कि प्राइवेट परीक्षा दे करके यहाँ के अभ्यर्थी 2 साल में ही मैट्रिक पास कर सकते हैं, फिर अगले 2 साल में वो यहाँ पर इंटरमीडिएट पास कर सकते हैं। यहाँ आप हमेशा देखेंगे पर जो न्यूज़पेपर में या आप पंपलेट जारी किया जाता है कि डायरेक्ट मैट्रिक लिखें, डायरेक्ट +2 लिखें। ये क्या है दोस्तों? डायरेक्ट कौन लिख सकता है? अगर आप 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़े तो फिर डायरेक्ट कैसे लिखिएगा? ये उन्हीं लोग लिखते हैं जो बाहर से आकर के यहाँ परीक्षा देते हैं, या वैसे लोग जिनको अपने एज ज़्यादा हो जाता है तो नाम बदल करके फिर से एग्ज़ाम देते हैं, वो फिर से डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखते हैं। ये कहीं ना कहीं इस नियम की एक प्रकार से हम कह सकते हैं जमानत नाम की खिड़की है, जिसका लाभ बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग और उड़ीसा के लोग इसका लाभ उठाएंगे और यहाँ के लोगों का हक मारेंगे, क्योंकि जो अनारक्षित है वे लोग इसका लाभ उठाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ के जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015-16 यानी कि रघुवर जी के समय के नियम 7 कंडिका 7 के उपधारा 5, कंडिका 8 के उपधारा 1 एवं नियम 9 प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से पीटी में जो पहले परीक्षा था उसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए थे कि किसमें से कितना मार्क्स आता, उसको पूरी तरीके से विलोपित कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आपका पीटी का परीक्षा होगा ही नहीं दोस्तों, तो फिर उसमें जो अंक दिया या जो सब्जेक्ट था उसके लिए कोई चर्चा करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं बन पड़ता है दोस्तों। उसको पूरी तरीके से
समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। एक बता दें दोस्तों क्या था उसमें, थोड़ा सा पहले जो पीटी था दोस्तों उसमें जीएस का था, जनरल स्टडीज़ का था, जिसमें 30 क्वेश्चन होते थे 90 मार्क्स के। जनरल साइंस के होते थे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। मैथ होता था 20 नंबर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। पर्सनालिटी चेक करने के लिए जो होता था उसमें होता था 20 नंबर क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और झारखंड से संबंधित 30 सवाल होते थे 60 नंबर के। इनको कहा विलोपित कर दिया गया है, यानी कि अब पीटी में ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, तो इसके बाद जब एग्जाम ही नहीं रहेगा तो फिर इसमें इनकी चर्चा करना कोई बेमानी है दोस्तों। इसी के बारे में यह 8 नंबर का संशोधन कहता है। दूसरा दोस्तों 9 नंबर का संशोधन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या 325 दिनांक 13/12/2011 एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभासी एवं प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव ओवरराइडिंग इफेक्ट के साथ लागू होंगे। यानी कि अगर उस पर से कोई विरोधाभास होगा तो यह जो वर्तमान नियम है उसको ओवरराइड करेगा। यानी कि जिन इस नियम को नहीं सुधारा गया है, जो पहले के जो सरकार ने बनाया था उसको लगा है कि वो कुछ हद तक सही है तो उसको नहीं सुधारा गया है, लेकिन साथ ही कहा गया अगर वर्तमान नीति और वो नीति में अगर किसी प्रकार का विरोधाभासी होगा तो वर्तमान नीति को मान्यता दिया जाएगा। उसके बाद कहता है दोस्तों विभागीय संलेख ज्ञापांक 3765 यानी कि 3765 दिनांक 4/8/2021 के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 5/8/2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या 26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। सरकार के प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने झारखंड राज्यपाल के आदेश से यह गजट को जारी किया गया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हम इसे देख लिए हैं कि अब यह पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है और इस पर किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने कहा था कि नहीं, जो यहाँ के खतियानधारी हैं अगर वो बाहर से भी मैट्रिक परीक्षा पास की है तो वो परीक्षा देने के अधिकृत होंगे या उनको एलिजिबल माना जाएगा। इस नियम के अनुसार, इस गजट के अनुसार ये झूठा एक आश्वासन था दोस्तों, जो उन्होंने कहा था कि रघुवर दास को पता नहीं है, रघुवर को स्टडी करना चाहिए। आज ये साफ कह दिया कि रामेश्वर उरांव जी को मालूम नहीं है, रामेश्वर उरांव जी को इसको स्टडी करना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक बात है दोस्तों मैट्रिक परीक्षा वाला, अभी भी मैं कहता हूँ कि मैट्रिक परीक्षा वाला इसमें से नियम गलत है। इसमें से करना चाहिए था दोस्तों कि जो झारखंडी या तो जिनका यहाँ पर जन्म हुआ है या जो 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक यहाँ मैट्रिक पढ़ा है या परीक्षा दिया 10+2 को परीक्षा दिया है, सिर्फ मर्चा परीक्षा नहीं दोस्तों, उसको करना चाहिए कि 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक वो पढ़ा है। वैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल्स, स्कूल का प्रिंसिपल्स उसको लिखाना चाहिए, उसको एक अटेस्टेड कॉपी जमा करना चाहिए। यानी कि अगर जांच हुई बाद में और अगर वो गलत पाया गया तो उस प्रिंसिपल को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल वाले परीक्षा दिलाते हैं उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, उनको भी सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि प्राइवेट स्कूल वाले जो बाहर के विद्यार्थियों को एक ही बार में परीक्षा लिखे या सीधे मैट्रिक की परीक्षा लिखे, सीधे +2 के एग्जाम लिखे का जो घोषणा करते हैं या पत्र पब्लिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की नियम बननी चाहिए। ऐसे प्राइवेट स्कूल या ऐसे कोचिंग संस्थान जो कोचिंग कराते हैं और अपने विद्यार्थियों को डायरेक्ट मैट्रिक की परीक्षा दिलाते हैं, इसको तत्काल उस पर रोक लगाया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए और इसको जेल की सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग न सिर्फ सरकार के जो नीति है उसका अवहेलना करेंगे, बल्कि झारखंड के जो झारखंडी हैं, जो यहाँ के रैयत है, जो यहाँ के खतियानीधारी हैं, उनके साथ यह न्याय करेंगे, जुल्म करेंगे, उनके हक को मारने में ये बराबर के हिस्सेदार होंगे दोस्तों। अतः इन पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान जरूर किया जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यही था गजट, जो मैंने कहा था पहले, मेरा वादा था कि जिस दिन हार्ड कॉपी आएगा, गजट रिलीज होगा, इसको लेकर मैं फिर से वीडियो बना कर आऊँगा। आज यह गजट निकल गया है, मैं इसको लेकर के आप तक आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, हौसला बढ़ाइए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से दोस्तों हौसला बढ़ता है, मेहनत करने का मन करता है। और अगर इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और तो मुझे और हौसला बढ़ाई होगा। दूसरी बात दोस्तों, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा
लाइक्स आता है, व्यूज़ आता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। दोस्तों आपसे निवेदन होगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपके हित में वीडियो बनाता हूं, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।